अच्छा सर, वंस वी आर डन विद आइजर 700, जिसमें आपको ये बताया था मैंने कि रिपोर्ट के अंदर आता क्या क्या है, सही है, कौन कौन सी हेडिंग्स होती हैं, यानी अब मैं इसको सम अप करूँ तो हमने सीखा था भाई कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ऐसा ही है। फिर कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बाद मैंने आपको ये सिखाया था कि भाई की ऑडिट मैटर क्या होता है। फिर मैंने आपको ये बताया आइजर 705 के अंदर कि भाई कब कौन से हालात वाक़यात होंगे जिसकी वजह से आपका ओपिनियन मॉडिफाई हो जाएगा। अच्छा, ओपिनियन की मॉडिफिकेशन मैंने आपको कहा था क्यों आती है, आइदर आपकी मिस स्टेटमेंट हो, आइदर आपकी स्कोप लिमिटेशन हो, और वो मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन होनी चाहिए या तो मटेरियल या तो परवेसिव, सही है जी, ये हमने साइड में किया। अच्छा, अब आपने क्या करना है भाई, आप लोगों ने एक बार जब ये लेक्चर ले लिया, आप लोगों ने एक बार जब उसके साथ साथ स्टैंडर्ड को घुमा लिया, अब आप स्टैंडर्ड को रखेंगे साइड में, और वो कभी आपको बिल्कुल फजूल टाइम मिले ना तब आपने उसको घुमाना है वापस से। अगर आपने पास होना है तो आपने सवालात करने हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम, और मैं यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम सवालात अपलोड करता जाऊँगा, आपने साथ साथ मेरे सॉल्व करने, सही है जी। आप 15-20 सवाल सॉल्व करेंगे, आपका हाथ फ्लुएंट हो जाएगा। आपका हाथ क्या हो जाएगा, फ्लुएंट हो जाएगा, यानी आपको एक आइडिया होगा कि सवाल को अटेम्प्ट कैसे करना है। देखो आप ना प्लानिंग करोगे फेल होने की अगर आपने सिर्फ लेक्चर लिया और आपने प्रैक्टिस नहीं की। मैं कह रहा हूँ आप प्रैक्टिस ज़्यादा करें, आप पास हो जाएंगे। इट्स ऑल अबाउट कि आपने अप्लाई करना है, पर एप्लीकेशन से पहले आपको कुछ नॉलेज होनी चाहिए जो मैं दे चुका हूँ। अच्छा भाई, अब सबसे पहली चीज़ क्या है, की टेक अवे क्या है, पहले इसकी बात करते हैं, फिर मैं ड्राफ्टिंग टेक्निक पे आता हूँ, सही है जी। की टेक अवे ये है कि भाई आप ऑडिट रिपोर्ट का या ऑडिट में सवाल सॉल्व ही नहीं कर सकते अनलेस कि आपके पास आईएफआरएस की नॉलेज हो, पहली चीज़। और सबसे अहम चीज़, आईएफआरएस की नॉलेज होना आपके पास लाजमी है। अब लेट से एक वो सिचुएशन देगा, बोलेगा कि भाई ये एक लीज है, उसने उसकी अकाउंटिंग ऑपरेटिंग लीज में कर दी है, ओ भाई आपको वो कह तो रहा है कि उसने कर दी, और हालात वाक़यात ऐसे बताएगा कि आपको लगेगा उसने सही की है, बट जबकि वो गलत होगी, जबकि वो क्या होगी, गलत होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि उसने किया हो वो सही हो, तो आपने बोलना है कि भाई दिस डज नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन दी ओपिनियन। हाँ, हो सकता है कि उसकी वजह से की ऑडिट मैटर आ जाए, हो सकता है कि उसकी वजह से की ऑडिट मैटर आ जाए, हो सकता है उसकी वजह से भाई मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न का पैराग्राफ आ जाए, ओपिनियन पे फर्क ना हो। तो इसलिए आपको आईएफआरएस की बेहतरीन नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि आपको आईएफआरएस भी यहाँ पे रिवाइज कराता रहूँ, क्योंकि ऑब्वियसली रिपोर्टिंग पर आता हूँ तो उस चीज़ पे मेरी ग्रिप है। तो मैंने आपको साथ साथ आईएफआरएस की वो मेजर चीज़ें भी बतानी है जो वो पूछ सकता है, आईसीएडब्ल्यू के सवाल करेंगे, अपनी अकाउंटिंग बॉडी के करेंगे, सारी चीज़ें। तो पहली चीज़ आपकी आईएफआरएस की नॉलेज बहुत ही ज़्यादा अहम है, वो नहीं आती आप सवाल नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे, सही जी। अच्छा, आईएफआरएस की नॉलेज में कौन कौन से स्टैंडर्ड्स पे मेन फोकस रखना है सर? सर आपने आईएएस 1037 पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वो सब्सिक्वेंट इवेंट्स में घुमाता ही रहता है, घुमाता ही रहता है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा इवेंट एडजस्टिंग है, कौन सा इवेंट एडजस्टिंग नहीं है, क्योंकि वो बोलेगा भाई इदारा ये कर चुका है जबकि वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट, बोलेगा इदारा ने नहीं किया जबकि वो एडजस्टिंग इवेंट है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, मैं आपकी हेल्प करूंगा इसके अंदर। अच्छा भाई सर, दूसरी चीज़ लीजेस, आईएफआरएस 15, सही जी, इसको लिख लेते हैं भाई, ये आईएफआरएस 16 है, सही है सर। आईएफआरएस 2 हो गया। अच्छा, ये वो मेजर स्टैंडर्ड्स हैं, ये वो मेजर स्टैंडर्ड्स हैं जो आपने ग्रिप में रखने ही रखना है। ऐसा नहीं है कि बाकियों को भूल जाओगे, पर बाकियों को भी रखना है, पर ये मेजर स्टैंडर्ड्स हैं जिस पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए, ऐसा ही है। और जब कोई सवाल आएगा पहले मैं उसका आपको अकाउंटिंग बैकग्राउंड बताऊंगा, और हो सकता है आप खुद भी पिक कर लें अगर आपको याद है सारी चीज़ें, तो अल्टीमेटली फिर हम जाके वहाँ पहुँचेंगे। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, ड्राफ्टिंग टेक्निक बाद में आती है, पहले आपकी आईएफआरएस की ग्रिप आती है, ऐसा ही है आगे। अच्छा, आईएफआरएस 2 हो गया सर। डेफर्ड टैक्स, इनकम टैक्सेस हो गया सर, आईएस 12। तो ये चीज़ें हैं जो आप दिमाग में रखिएगा। और मैं आपको बता दूं उसका फेवरेट एरिया ये रहा है, ऐसा ही है। ये इसलिए रहा है कि भाई आईएफआरएस 16 भी रहा है क्योंकि ये वो हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके पास ये इंकाउंटर होते रहते हैं। आप क्योंकि CFAP 6 को पार करके, एमएसए पार करके क्वालिफाई होने वाले हो, तो बीइंग इन अ मैनेजरियल पोजीशन आपको ये चीज़ों की तमीज़ होनी चाहिए कि क्या पार्टनर के पास लेके जाने से पहले क्या आपको ये चीज़ें पता है, क्या आपको ये समझ है। ऐसा तो नहीं है पार्टनर के पास लेके जाओ तो पार्टनर बोले कि भाई ये तो एडजस्टिंग इवेंट है, तुमने इसकी एडजस्टमेंट क्यों नहीं करवाई। तो वहाँ जलालत प्रोग्राम ना चले, इसलिए यहीं पे ही जलालत प्रोग्राम से बचने के लिए मेहनत कर लेते हैं। क्लियर है आगे? अच्छा,
ये तो बात हो गई की टेक अवेज हैं कि भाई मुझे आईएफआरएस की नॉलेज होनी चाहिए, सही जी। और आईएफआरएस की नॉलेज के साथ मेरी हल्की सी अंग्रेजी सही होनी चाहिए, वरना मैं उस पर काम करवा दूंगा आपको। अच्छा, अब ड्राफ्टिंग टेक्निक क्या है? हम अभी उस सवाल की बात कर रहे हैं कि वो ऑडिट ओपिनियन पे आपसे मशवरा मांगेगा कि ओपिनियन पे क्या इंपैक्ट आएगा, या ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। मेरी बात समझना, मैं पहले क्या कह रहा हूं, ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा और ओपिनियन पे क्या इफेक्ट आएगा। तो सबसे पहले सर आपने सिचुएशन को डिस्कस करना है। सर सिचुएशन को डिस्कस करना मतलब भाई ये वो सिचुएशन होगी जो सवाल में गिवन है। एग्जाम्पल दें सर, भाई आप बोलेंगे एक्स वाई जी मसला है, ये एडजस्टिंग इवेंट है, एंटिटी ने एडजस्ट नहीं किया हुआ, तो एज पर IS 10 दिस शुड हैव बीन द एडजस्टिंग इवेंट, आपने ये बताना है। सही है जी, आपने बोला क्या कि भाई ये एडजस्टिंग इवेंट है, और फिर जब आपने सिचुएशन को बयान किया, सिचुएशन के बयान करने के बाद आपने ये चीज़ बतानी है कि दिस कॉन्स्टिट्यूट्स या तो सर मिसस्टेटमेंट या सर स्कोप लिमिटेशन। आपने पहले इसमें तमीज करनी है। आपने हालात वाकयात बताया, आपने बोला मेरी नज़र में ये मिसस्टेटमेंट है या स्कोप लिमिटेशन है। अच्छा भाई, फिर तीसरी चीज़ आपने बतानी है, ये मिसस्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन है, क्या वो मटीरियल है और परवेजिव है। आपने ये हालात वाकयात बताए। और फिर चौथी चीज़ आप बोलेंगे कि भाई मैं अपने ओपिनियन पे इंपैक्ट बताऊंगा, ओपिनियन पे इंपैक्ट, ऐसा ही है। अच्छा भाई, ओपिनियन पे इंपैक्ट या तो अनमॉडिफाइड या तो सर क्वालिफाइड या तो एडवर्स और या तो सर डिस्क्लेमर। अब सीए फाइनल में जो सवाल आता है वो सिचुएशन देता है, बोलता है ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन बताओ। तो पहले आपने क्या करना है, सिचुएशन को बयान करना है। सिचुएशन को बयान करने के बाद अब लेट्स से एक प्रोविजन नहीं बना हुआ, तो आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, हम रिक्वेस्ट करेंगे मैनेजमेंट से कि वो प्रोविजन बना ले। सही है जी। फिर अगर वो नहीं मानता तो हम यही बात किसकी नॉलेज में लेके जाएंगे, सर दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस की, ये आपने लिखना होगा। फिर इफ के साथ आपने यूज करना है, इफ it is not adjusted in the financial statements then this constitutes a misstatement। अब आपने अपनी कहानी शुरू की, और अगर उसने आपको कोई मटीरियलिटी की अमाउंट दी हुई और वो उससे ऊपर निकल गया, सो आप बोलेंगे दिस कंसिडर्ड टू बी द मटीरियल मिसस्टेटमेंट बिकॉज इट हैज एक्सीडेड द मटीरियलिटी। वो मटीरियलिटी को क्या कर चुका है, सरपास कर चुका है। तो ड्यू टू दिस हम कौन सा ओपिनियन देंगे, सर क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे। और फिर मैं सवाल में लिखूंगा कि इन basis for qualified opinion section we will state the matter due to which this qualification has been given in the audit report। यानी भाई हम पूरा वही बताएंगे जो हमने सीखा है, उसका लिखने का तरीका ये होगा। हम क्या बोलेंगे, हम एक्सेप्ट फॉर ओपिनियन देंगे, या आपने लिखना पड़ेगा द ऑडिटर विल गिव एक्सेप्ट फॉर ओपिनियन इन द ऑडिट रिपोर्ट इन द ओपिनियन सेक्शन, in qualified opinion section, and in the basis for qualified opinion section nature of misstatement should be explained along with the related impacts if any। बात समझ आ रही है? तो ये आपकी ड्राफ्टिंग टेक्निक होगी। ये कौन से सवाल आते हैं जिसमें सिचुएशन गिवन होगी, आपसे मशवरा मांगेगा। तो आए देखते हैं कि सर पहले सवाल में हमसे क्या पिक हो पाता है, क्या पिक नहीं हो पाता। बहुत फोकस होकर सुनिएगा, मैं इसको आगे लेके चलूं। समर 2022 सर 25 नंबर का ऑडिट रिपोर्ट का सवाल आया था, 25 नंबर का। आप खुद सोचें 25 नंबर भाई। आगे देखते हैं, बोल रहा ये है कि ड्यूरिंग दी फिजिकल काउंट एट द ऑडिट क्लाइंट ऑफ कैप्टन लिमिटेड सर्टेन एक्सपायर्ड स्टॉक्स वर आइडेंटिफाइड। हम स्टॉक काउंट पे गए तो हमने एक्सपायर्ड स्टॉक देख लिया, विच वर इंक्लूडेड इन द ईयर एंड इन्वेंट्री। मेरी ईयर एंड की इन्वेंट्री में इंक्लूडेड है, यानी हमें ये तो बात पता है ना सर कि जो इन्वेंट्री है, सर जो हमारी इन्वेंट्री है वो कैरी होती है लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। सही है भाई। सर ISU लगता है इसके ऊपर, ये मेरे दिमाग में मंतक आ गई कौन सा IFRS हिट हो रहा है। आगे
कैरिंग वैल्यू पर रखा हुआ है। द मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेड दैट दे हैव मेंटेन अ 10% जनरल प्रोविजन ऑफ ₹15 मिलियन। अच्छा भाई, अब मसला ये है कि ये जो हमारी मैनेजमेंट है, सिचुएशन को समझा रहा हूँ भाई, हमारी जो मैनेजमेंट है उसने एक जनरल प्रोविजन किया हुआ है सर, जनरल प्रोविजन। अच्छा, उसने क्या किया, टेक्निकली टोटल इन्वेंट्री वैल्यू का 10% एक प्रोविजन मेंटेन कर लिया, सही जी, और बोला भाई ये हमारी नज़र में ख़राब इन्वेंट्री। वो भाई कैसे पता ख़राब इन्वेंट्री है? आप डिटेल इंस्पेक्शन करें और डिटेल इंस्पेक्शन में आप देखें स्लो मूविंग ऑब्सोलीट इन्वेंट्री कौन सी है, आप उसको अलग करें और उसकी वैल्यू को देखें कि क्या उसकी वैल्यू कितनी बनती है, तो उसको आप राइट डाउन करें ना। ये क्या बात होती है कि 10% हो सकता है वो 10% से कहीं ज़्यादा हो, तो ये कोई जनरल प्रोविजन की बात नहीं होती। आप एक्यूरेसी से बात करें, हम रीजनेबल एश्योरेंस दे रहे हैं, तो ये कोई तरीका नहीं है। आगे, for slow moving and obsolete stock in the financial statements and consequently no specific provision is required for the expired stock in the items identified during physical count। बोला भाई फिजिकल काउंट में आपको जो भी मिला मिला, हम स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं कर रहे, हम जनरल प्रोविजन करते हैं, उसमें हो सकता है सबका हो। देखो ये बात बड़ी वेग है, ये बात बड़ी वेग है। आप कैसे कह सकते हैं कि दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर रिव्यू? आपकी रिलायंस कैसे है इन्वेंट्री के ऊपर? उसने तो जनरल प्रोविजन किया हुआ है भाई, बाकी तो सही है ना, आपने पूरे पे कैसे प्रोविजन कर दिया? तो आपको एक बात समझ आ रही है सर, ये अभी इसने गलती की हुई है, अभी इसने क्या की हुई है, गलती की हुई है। आगे, ऑन फर्दर इंक्वायरी द मैनेजमेंट इन्फॉर्म्ड दैट दिस प्रोविजन हैज बीन मेंटेन्ड फॉर द लास्ट मैनी ईयर्स। माशाल्लाह वो पिछले सालों से चलाते हुए आ रहे हैं, बट दे फेल टू सब्सटेंशिएट द बेसिस ऑफ दिस प्रोविजन, यानी इस प्रोविजन के पीछे कोई बेसिस नहीं है। भाई रीजनेबल नहीं है ना, तो जब रीजनेबल बेसिस नहीं है तो क्या आप मान सकते हैं कि क्या वो इन्वेंट्री की वैल्यू सही है? नहीं सर, हरगिज़ सही नहीं है, वो गलत है, ऐसा है। आगे फिर वो कह ये रहा है कि जो कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री है वो 55 मिलियन की है नेट ऑफ जनरल प्रोविजन, यानी इसके अंदर प्रोविजन क्या हुआ हुआ है, नेट हुआ हुआ है। तो आप तो पहले बोले भाई बिस्मिल्लाह करके इसको ग्रॉस अप करो, इन्वेंट्री की ओरिजिनल वैल्यू निकालो, और फिर यूजुअली होना ये चाहिए कि भाई मैं जाऊँ इन्वेंट्री वेयर हाउस में और मैं बोलूँ मैनेजमेंट को भाई आप पहले ऑब्सोल्यूट इन्वेंट्री आइटम्स अलग करो, उसकी टोटल वैल्यू मुझे बताओ। और यूजुअली होता ये है कि इसकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग ऐसे की जाती है कि हम देखते हैं मार्केट में ये सब्सिक्वेंटली कितने का बिका, तो हम देखते हैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, हम एनआरवी निकालते हैं, कॉस्ट से कंपेयर करते हैं, बाकी का प्रोविजन कर देते हैं। दिस विल बी कॉल्ड स्पेसिफिक प्रोविजन। अगर मैं तमीज़ से करना चाहता हूँ, एजिंग रिपोर्ट मांगूंगा, बोलूँगा भाई एजिंग रिपोर्ट दो, ये क्या 10% का प्रोविजन कर लिया? एजिंग रिपोर्ट देख के मुझे क्या पता लगेगा भाई? एजिंग रिपोर्ट देख के मुझे ये पता लगेगा कि भाई कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो स्लो मूविंग और ऑब्सोलीट हैं, जो इतने टाइम से मौजूद हैं, जो कि अब तक बिके नहीं है। तो इन्वेंट्री की एजिंग मेरे पास होना लाजमी है, ऐसा ही है। आगे तो सर अब ड्राफ्टिंग टेक्निक क्या होगी? ड्राफ्टिंग टेक्निक से पहले रिक्वायरमेंट समझो, क्या कह रहा है? डिस्कस करेंगे कोर्स ऑफ एक्शन विथ इम्पैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट, यानी आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? सर लॉजिकल सी बात है यार, पहले मैं सिचुएशन को डिस्कस करूंगा, फिर मैं मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई प्लीज़ मेक अ स्पेसिफिक प्रोविजन। अच्छा, फिर बोलूँगा कैसे स्पेसिफिक प्रोविजन? भाई आप जाएं इन्वेंट्री काउंट कराएं, इन्वेंट्री की एजिंग निकालें, स्लो मूविंग और ऑब्सोलीट इन्वेंट्री को अलग करें एंड उसकी इम्पेयरमेंट करें, एंड फिर अपनी ऑडिट रिपोर्ट पे बयान करूंगा, बोलूँगा इफ़ मैनेजमेंट मान जाती है तो मैनेजमेंट के मानने के बाद, ये इफ़ के साथ चलेंगी सारी चीज़ें, मैनेजमेंट के मानने के बाद मैं ये देखूंगा कि क्या उसने जो प्रोविज़न किया क्या वो रीजनेबल है या नहीं। इफ रीजनेबल है देन देयर विल बी नो इम्पैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट, क्योंकि खुला ग्राउंड है तुम्हारे पास। एंड इफ उसने प्रोविजन नहीं किया और वो नहीं करता तो दिस विल कॉन्स्टिट्यूट अ स्कोप लिमिटेशन। सर स्कोप लिमिटेशन तो भाई वेरीफाई नहीं कर पाए, बेसिस ही नहीं पता। बात समझ आ रही है? आगे देखते हैं सर। अब मैं आ गया यहाँ पे, अ करंट जनरल प्रोविजन of ₹15 million has no documentary support and has been provided without any reasonable basis। ये क्या किया? सिचुएशन को बयान किया। सर यहां लिख देते हैं, ये है सिचुएशन। Consequently it cannot be substantiated for inventory valuation। भाई आप खुद देखो, ये सवाल से उठा के चिपकाना तुम लोगों ने, ये ड्राफ्टिंग टेक्निक है, बयान करो सिचुएशन को। अच्छा जी, नो रीजनेबल बेसिस आपने वहीं से उठा के लिखा। Therefore, management has to carry out extensive exercise to identify expired stock।
मैनेजमेंट को एक्सटेंसिव एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या करने के लिए? ऑब्सोलीट इन्वेंट्री को आइडेंटिफाई करने के लिए, जो मैंने अभी बताया, नियर एक्सपायरी स्टॉक एंड स्लो मूविंग आइटम्स, एंड मेक अ प्रॉपर प्रोविजन बेस्ड ऑन द रिक्वायर्ड डिटेल्स एंड सपोर्ट। यही बात कही थी मैंने। आगे, इन दिस रिस्पेक्ट द ऑडिटर शुड डिस्कस द मैटर विद द मैनेजमेंट स्लैश दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस एंड आस्क them to make a provision on a reasonable basis। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा obtain the stock aging report so the provision could be verified। हम भाई जाहिर सी बात है एजिंग रिपोर्ट लेंगे, हम देखेंगे किस किस के अगेंस्ट में प्रोविजन किया हुआ है, तो ये तब होगा ना जब वो करके देगा मुझे। आगे सर ये हमारा कोर्स ऑफ एक्शन है। अब आगे सुने, इफ, ये क्या है? ये कोर्स ऑफ एक्शन था। अब क्या है? इफ मैनेजमेंट does not agree to make the provision on a reasonable basis, the auditor will not be able to verify the valuation assertion ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ द स्कोप। अब देखो ऊपर मैंने क्या बताया था, ये देखो ये रहा सिचुएशन, कोर्स ऑफ एक्शन बता दिया मैंने, बताया कि मिस स्टेटमेंट है, स्कोप लिमिटेशन। इस केस में क्या थी? स्कोप लिमिटेशन थी। अब बच्चे ब्लेंडर मार के आते हैं एग्जाम में, वो बोलते हैं ये मिस स्टेटमेंट। ओ भाई स्कोप लिमिटेशन है, उसने घुमाया हुआ ऊपर ऐसा है, ये स्कोप लिमिटेशन तुम वेरीफाई नहीं कर पाए क्योंकि वो रीजनेबल। भाई एक चीज़ को वेरीफाई कब करोगे मेरी जान? एक चीज़ को वेरीफाई तब करोगे ना जब वो तुम्हें कैलकुलेट करके दे। वो कैलकुलेट ही नहीं करके दे रहा, तो ये इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है। ऐसा ही है। आगे, अब मुझे एक बात बताओ सर, एंड मेक अ प्रॉपर प्रोविजन बेस्ड ऑन, ये हो गया था। अच्छा अब इसके बाद, ड्यू टू स्कोप लिमिटेशन कॉन्सिक्वेंटली अप्लाइंग हिज जजमेंट द ऑडिटर में क्वालिफाई द ऑडिट रिपोर्ट on the basis that he was not able to satisfy as to the carrying value of the inventory in trade at year end। यानी वो बोल रहा है कि भाई वो अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले नहीं पाया, तो क्या ये स्कोप लिमिटेशन है? डेफिनेटली यस सर। तो मैं अपनी रिपोर्ट को क्या कर दूंगा? क्वालिफाई कर दूंगा। आगे, सिंस द रीजन फॉर दिस मॉडिफिकेशन रिजल्टेड फ्रॉम द इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, the auditor shall include in the basis for opinion section the reasons for the inability। देखो क्या बोला इसने कि basis for opinion के सेक्शन में आप reasons for inability, रीजन बताएंगे कि क्या हालात वाकयात थे। हम याद करो, हम लिखते हैं ना, except for the possible effects of the matter described in basis for qualified opinion section। और वहाँ पे बताऊंगा कि since मैनेजमेंट जो है, अब ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको ड्राफ्ट करने के लिए दे, बोले बताओ बेसिस फॉर ओपिनियन में क्या लिखोगे, तो यही हालात वाकयात लिखोगे जो मैंने बताया, पर उसके लिए हम प्रैक्टिस अलग से करेंगे। पहले बताओ भाई क्या एक बात समझ आती है क्लैरिटी से? तो सर आपने पहला सवाल मेरे साथ किया जिसके अंदर आपने सिचुएशन को देखा, सिचुएशन में आपने बताया मसला क्या है, आपने कोर्स ऑफ एक्शन बताया कि आप क्या करेंगे अगर मैनेजमेंट नहीं मानती, तो आपने क्या करना है, वो ये रहा कि भाई ये इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है। ये पहला सवाल हुआ है। अगला सवाल अगली वीडियो में करते हैं जी। जज़ाकल्लाह।